नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार में एक बार फिर क्या असदुद्दीन ओवैसी बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज बिहार से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी राजनीतिक खबर आई है वो ये है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। और ये बड़ी घोषणा ये है कि ओवैसी की पार्टी बिहार में 40 में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है और आज इसको लेकर पार्टी के तरफ से बड़ी घोषणा भी कर दी गई है। और जो दिलचस्प बात है और जो माना जा रहा था कि अगर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो कौन कौन सी ऐसी सीटें हो सकती हैं जहां पर ओवैसी अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, तो जैसा कि सोचा गया था वैसा ही उन्होंने किया भी है। दरअसल जिन 11 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है उसमें से अधिकतर सीटें सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी जो है वो ज्यादा है, यानी कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं। और अगर हम इन सीटों पर नजर डालें तो सबसे पहले सीमांचल की 4 बड़ी सीटें हैं, जहां पर आपको किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया। और अब देखिए ये 4 सीटें जो हैं लोकसभा की, ये पूरा सीमांचल का क्षेत्र है और यहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है वो तकरीबन 40% से ऊपर है। किशनगंज में तो आबादी मुसलमानों की तकरीबन 70% के भी पार है, यानी कि ये 4 सीट जो है वहां पर मुस्लिम बहुल ये इलाके हैं। और इन चारों सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने अब अपना उम्मीदवार उतारने का जो है वो फैसला किया है और इसकी घोषणा भी कर दी है। और साथ ही साथ कुछ इलाके जो है मिथिलांचल के भी हैं, जिसमें दरभंगा भी एक ऐसा क्षेत्र है जो मिथिला में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर भी जो है बताया जाता है कि मुस्लिम आबादी जो है अच्छी खासी है। भागलपुर का इलाका है, यहाँ पर भी मुस्लिम आबादी जो है अच्छी खासी संख्या में है। तो ये तमाम सीटें हैं और साथ ही साथ काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर है। ये तमाम सीटें हैं जहां पर अब AIMIM जो है वो लोकसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। और सवाल अब ये उठता है और बड़ा सवाल ये है कि ओवैसी के बिहार के चुनावी रण में उतरने से किसका फायदा किसका नुकसान, तो इसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई है। और साफ तौर पर ऐसा लगता है कि जिस तरीके से 2020 में ओवैसी की पार्टी ने 5 विधानसभा सीटें जीती थी, जिसमें से ज्यादातर जो है वो सीमांचल क्षेत्र में ही वो इलाके थे, और 18 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2020 का विधानसभा जब चुनाव हुआ था उसमें से 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। तो उस वक्त ही ओवैसी को ये एहसास हो गया था कि सीमांचल के क्षेत्र में जो है उनकी पकड़ अब बढ़ती जा रही है। और इसी का अब जो है हम देख सकते हैं आगे खेल ये कि ओवैसी की पार्टी ने उससे प्रेरित होकर अब 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। और 2020 में सीमांचल का ही वो क्षेत्र था जिसके जो नतीजे आए थे वो नतीजे ऐसे थे जिसके कारण तेजस्वी यादव की बिहार में सरकार बनते बनते रह गई थी, क्योंकि सीमांचल का ही वो इलाका था जहां पर बताया जाता है कि आरजेडी और कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ है उस इलाके में। लेकिन ओवैसी के मैदान में उतरने के बाद वोटों का बंटवारा हुआ, मुसलमान वोटों का बंटवारा हुआ, और उसके बाद उसका खामियाजा ये हुआ कि आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा और वहां उन इलाकों में जो है वो ओवैसी की पार्टी जो है उसने जीत हासिल की। और उसके वजह से तेजस्वी यादव जो है वो कम से कम कह सकते हैं 6-7 सीटें कम जो है उनको मिली, और उसके वजह से वो सरकार बनाते बनाते चूक गए, रह गए भी कह सकते हैं। और ऐसे में अब जब उसी इलाके में लोकसभा चुनाव भी होने हैं बिहार में, और सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्र में जब अब ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, तो एक बार फिर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस बार भी ओवैसी का ये जो फैसला है उससे नुकसान कांग्रेस और आरजेडी को होने जा रहा है,
ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आरजेडी ने आरोप लगा दिया है कि बी टीम, बीजेपी के बी टीम के रूप में ओवैसी जो है वो काम कर रहे हैं और उन्हीं जगह पर उम्मीदवार उतार रहे हैं जहां पर कांग्रेस या आरजेडी मजबूत नजर आ रही है, और कांग्रेस और आरजेडी का वोट काटने के इरादे से ही ओवैसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा आरोप आरजेडी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से लगाना शुरू कर दिया गया है। तो बड़ा खेल अब क्या ओवैसी करेंगे इन चुनाव में, और क्या बिहार में जो है एक बार फिर से आरजेडी और कांग्रेस, यानी कि क्या लालू और तेजस्वी का जो पूरा एक खेल है उस खेल को ओवैसी बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है।